और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि एनईपी 2020 और राइट टू एजुकेशन 2009 यानी कि आरटीई 2009 और निपुण भारत मिशन से रहने वाला है। आप जानते हैं कि इन टॉपिक्स से न केवल सीडीपी में बल्कि लैंग्वेज सेक्शन, मैथमेटिक्स सेक्शन, ईवीएस सभी में एक दो प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो 5 सेक्शंस होते हैं, तो समझ के ये चलिए कि कम से कम 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप समझिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियोस में हमने पिछले पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स में से 2024 से 2011 तक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं इन टॉपिक से संबंधित उनको लिया है, जिनके सीटेट दिसंबर में आने की, जो 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित एग्जाम है, इसमें आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पूरा नाम। इंग्लिश में या जो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जरूर 2-3 बार पढ़ लीजिए, या अपनी कॉपी में जहां नोट्स बना रहे हैं वहां जरूर लिख लीजिए। इसका देखिए पूरा नाम है, वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यानी कि एक बात ध्यान रखिए, जब रीडिंग है तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि समझ के साथ पढ़ना, एंड न्यूमेरेसी यानी कि संख्या ज्ञान, और नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी है किसके लिए? कि समझ के साथ पढ़ना और सामान्य जो संख्या ज्ञान है उसके लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी जो ऑप्शन है, इंटरवेंशन लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ अंडरस्टैंडिंग एंड इनिशिएटिव है तो इनिशिएटिव भी गलत है, इंटरवेंशन भी गलत है, इंटरवेंशन भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि, ठीक है, परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को सुधारा जा सके। जहां सिर्फ अंकों की, ग्रेड की या कक्षा में प्रमोशन की बात आएगी तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, वो नेगेटिव ऑप्शंस माना जाएगा, तो ये गलत हो गया। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा सही आंसर नहीं है। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, ये भी गलत है। और विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो रटकर सीखते हैं उस प्रवृत्ति को छोड़कर खोज एवं अन्वेषण यानी इनोवेशन और डिस्कवरी जो है उसकी ओर बढ़े, और खुद से एक तरीके से वास्तविक समझ, रियल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़े। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। बताना है कि कौन सा ऐसा स्तर है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल नहीं है। देखिए बुनियादी स्तर भी शामिल है, फाउंडेशनल स्टेज, और प्राथमिक स्तर देखिए यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ठीक है, और प्राथमिक स्तर शामिल नहीं है, और प्रारंभिक स्तर प्रीपेटरी स्टेज भी शामिल है, मिडिल स्तर भी शामिल है, और एक सेकेंडरी स्तर है यानी सेकेंडरी लेवल है, वो भी शामिल है। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो है प्राथमिक स्तर। अच्छे से ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो निपुण भारत मिशन है इसका FLN भी कहते हैं, एक तरीके से इसका पार्टी है। इसका मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। ध्यान रखिए, जो निपुण भारत मिशन है उसका उद्देश्य ही ये है, FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो जो बुनियादी संख्या ज्ञान है उसका मुख्य पर्पस या लक्ष्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है गणितीय चिंतन को बढ़ाना,
या इसका विकास। ठीक है, तो यही ऑप्शन ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ संख्याओं को पढ़ना और लिखना, सिर्फ संख्याओं का कहीं भी अगर ऑप्शन दिया होगा किसी भी मामले में, इस प्रश्न को छोड़कर किसी और टाइप का प्रश्न हो वहां भी दिया हो कि सिर्फ संख्याओं को पढ़ना लिखना, तो वो आंसर हमेशा गलत होगा। ठीक है, आकृतियों का आरेखण, ऐसे तो बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बहुत सारे आयाम है, तो सिर्फ आकृतियों की बात भी गलत है। दैनिक जीवन में मापन करना, सिर्फ मापन करना इसलिए गलत हो गया, अगर होता दैनिक जीवन में उपयोग करना तब तो ये बिल्कुल सही हो सकता था ऑप्शन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मापन तक इन्होंने सीमित कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निपुण भारत मिशन का मुख्य फोकस किस पर है। ठीक है, मुख्य फोकस किस पर है, तो जैसा कि हमने इसका निपुण भारत मिशन, निपुण की जो फुल फॉर्म पढ़ी थी उसमें एक बात थी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। इस बात को बहुत ध्यान रखिए, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर है समझ के साथ पठन और फंडामेंटल जो लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है, तो फंडामेंटल न्यूमेरेसी है यानी संख्या बोध, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पठन, वाचन, लेखन, श्रवण ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, तो सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक है समावेशी शिक्षा है, तो पहला ये ऑप्शन सही है। जो RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करता है, समावेशी शिक्षा पर, यानी कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा का समान स्तर हो और समान रूप से एक स्थान पर शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा जिसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्तर पर ना हो, किसी भी स्तर पर भेदभाव ना हो। ठीक है, तो पृथक्करण ये गलत हो जाएगा, मुख्य धारा शिक्षण गलत, एकीकृत शिक्षा भी गलत। ठीक है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में कंफ्यूज मत होना, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, बल्कि क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है RTE 2009 में, वो किस पर आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, या असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। देखिए, असक्त बच्चे या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति सहानुभूति की अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, और आसानी से सीखते भी हैं। मुख्यतः यहाँ पे व्यवहारवादी भी सिद्धांत गलत है। ठीक है, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा सिर्फ यहाँ पर आ गया मुख्यतः, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। हाँ, व्यावसायिक शिक्षा शामिल है, व्यावसायिक शिक्षा अब NEP में भी शामिल है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको मेंशन कर दिया गया कि मुख्यतः, केवल, इस तरीके के शब्द, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो आंसर यहाँ पे देखिए, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहां से प्रदान की, यानी कि NCF 2005 ने अपनी समझ कहां से प्रदान की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चयनवाद। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो अपनी समझ जो प्रदान की है, यानी कि जो पूरा खाका इसका तैयार किया गया है वो चयनवाद पर आधारित है। ठीक है, मानवतावाद पर नहीं है, कभी कभी हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, और ये व्यवहारवाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत पर नहीं है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। यानी कि पहले बहुत सारे सब्जेक्ट चलते थे, जैसे SST अलग है, साइंस अलग है। ठीक है, लेकिन अब इन सबको घाल-मिल करके एक सब्जेक्ट बनाया गया EVS, जिसमें पर्यावरण का भी पोर्शन जोड़ा गया। तो EVS क्यों, ठीक है, किस फ्रेमवर्क का NCF द्वारा इसके लिए कंपलसरी किया गया, तो आंसर ध्यान रखिए NCF 1975। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक की भूमिका सत्तावादी नहीं है, वो कोई शासक नहीं है, राजा नहीं है, अधिनायकवादी भी नहीं है, और अनुमति परक भी नहीं है। ठीक है, सही आंसर होगा सुविधादाता, फैसिलेटर है वो एक। ठीक है, सुविधा देता है एक तरीके से, जहां उस बच्चे को समस्या है उसके लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सुविधादाता के रूप में हेल्प करने के लिए एक तरीके से वो खड़ा है, फैसिलेटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। तो पर्यावरण अध्ययन की देखिए जो भी विषय वस्तु है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना हमारी भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विषय वस्तु शामिल है वो है भोजन, सौर मंडल, मौसम, और ये नहीं है बल्कि आवास और इस तरीके की थीम्स हैं, और 6 थीम्स हैं और उनमें कुछ उप थीम्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। बेटा इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न पढ़ते समय सही है पूछा है या नहीं है पूछा है, तो इसमें पूछा नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। देखिए सिर्फ गणितीय रूप देना यानी कि इस प्रश्न ने चिंतन प्रक्रिया को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, तो इसलिए ये क्या होगा, ये गलत ऑप्शन होगा, और गलत वाला ही पूछा है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ गणितीय रूप नहीं देना है बल्कि सर्वांगीण विकास करना, एक तरीके से तार्किक चिंतन करना, तो तार्किक रूप देना होगा। ठीक है, ठीक है, ना कि गणितीय रूप देना। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना बिल्कुल सही है। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौशल स्किल को डेवलप करना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। किसे प्रस्तावित नहीं करती है ये पूछा गया है। बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों के जो अनुभव हैं उनसे और उसके संदर्भों से जोड़ना बहुत जरूरी है। हस्तपरक यानी कि जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज हैं उनसे भी बहुत जरूरी है। तकनीकी शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दावली, देखिए ये शब्द हमेशा गलत है, क्योंकि बच्चे को सहज रखना है, उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना है, ना कि किसी तकनीकी शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दावली या मानकीकरण जो स्टैंडर्डाइज्ड चीजें हैं उन पर जोर देना है, या ना उन पर रटाने पे जोर देना है। ठीक है, इन चीजों को क्या हम निगेटिव मानते हैं, और निगेटिव वाला ही पूछा था। देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं करती, तो इसी को नहीं करेगी। विषय अनुसार उपागम या अप्रोच बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां या कमियां क्यों महत्वपूर्ण हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ पूछा। अच्छा प्रश्न है ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। देखो जैसे ही मैंने एक सीडीपी टैग वर्ड्स की वीडियो पढ़ाई है, वहां से आप टैग वर्ड पढ़ लेंगे तब भी कुछ इस तरीके के सवाल आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, जबकि देखने में आपको बड़ा सवाल लग रहा होगा। देखिए किसी को वर्गीकृत करना, बच्चे को तुलना करना, प्रतिस्पर्धा कराना निगेटिव कीवर्ड है, तो ये कभी ऑप्शन सही नहीं होगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के समूह में यानी कि बच्चों का मनोबल तोड़ना, एक तरीके से जो लोग फेल हुए हैं, तो इस तरीके से आप वर्गीकृत नहीं कर सकते। ये अध्यापकों को खूब बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है, तो बच्चों को डांटना, देखो ये भी निगेटिव हो गया, ये भी गलत हो गया। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। हमेशा ध्यान रखना, जहां समाधान की बात आएगी, सॉल्यूशन की बात आएगी, वो पॉजिटिव आंसर माना जाता है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है प्लस समाधान सॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन को पहचानने में मदद करती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध, बच्चों को हटाना ये भी निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा है, सभी को शामिल करना है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। संकीर्ण मतलब बहुत छोटा, जिसका मकसद बड़ा ना हो। तो रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बहुत अच्छा, ये तो व्यापक उद्देश्य है दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना। ठीक है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, सिर्फ नंबर का विकास यानी कि न्यूमरेसी का विकास, ये बहुत संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि वो कोई एप्लीकेशन नहीं है मैथमेटिक्स का। जो मैथ का एप्लीकेशन होगा, जो उपयोग होगा दैनिक जीवन में या कहीं भी, वो क्या कहलाएगा, व्यापक उद्देश्य कहलाएगा। बीजगणित पढ़ाना, बीजगणित गणित का व्यापक एक पार्ट है। ठीक है, और ये व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। परकलन, माप, ठीक है, खेत को मापना, बहुत सारी चीजों का मापन करना, ये व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो कौन सा संकीर्ण उद्देश्य हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी कंस्ट्रक्टिव
एक्टिव अप्रोच बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पर बल देती है क्योंकि ये किस पर केंद्रित है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान। और देखिए व्याख्यान निगेटिव कीवर्ड है प्राइमरी लेवल की, शिक्षक को व्याख्यान नहीं देता है, लेक्चर तो हायर स्टडीज की बात है, अनुदेशन देना, डायरेक्शन देना और लेक्चर देना, ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। परिभाषाओं सूत्रों को देखो याद करना और परिभाषाएं और सूत्र, तो ये भी निगेटिव कीवर्ड है, ये भी शामिल नहीं होगा, ठीक है, हमें रटाने पे जोर नहीं देना है। नियमित गृहकार्य देना, गृहकार्य भी प्राइमरी एजुकेशन में निगेटिव कीवर्ड्स माना जाता है, ठीक है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, देखिए सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन सबसे पॉजिटिव कीवर्ड है इन सभी ऑप्शंस में। और गतिविधि एक्टिविटीज, तो सही आंसर कहाँ होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में जो चिंतन और तर्कणा, ठीक है, का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी है और जो मैथमेटिकल थिंकिंग है, इसको एक तरीका शामिल है, इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। खोजबीन उपागम मतलब जो इनोवेशन अप्रोच है, हस्तचालकों का प्रयोग करना, ठीक है, यानी कि एक्टिविटीज करना, संकल्पनाओं को कॉन्सेप्ट का वास्तविक जीवन में उपयोग, देखो मैंने बताया था ये सारी चीजें कहाँ है, पॉजिटिव चीजें हैं। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। इंटरेक्शन करना, इंटरेक्शन हमेशा वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, बच्चे से भी और टीचर से भी, उसी को सार्थक चर्चा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, देखो पाठ्य पुस्तकों तक सीमित कर दिया तब भी गलत, बल्कि मैथमेटिक्स का दैनिक जीवन में उपयोग होना चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक, एक तो कार्यपत्रक देना ही नेगेटिव कीवर्ड है और फिर बहुत सारे सवाल, तो वैसे भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, कोचिंग देना टीचर्स के लिए प्रतिबंधित है एक तरीके से, और फिर विशेष कोचिंग देना ये तो और भी प्रतिबंधित हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 80 नंबर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ, आपको पता है 2009 में पास हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आरटी 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्यान रखिए इसे एनसीईआरटी निर्धारित करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ध्यान रखिए जो स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए तो कुछ कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी अब एनसीईआरटी की बुक सिलेबस ऑल ओवर इंडिया लागू है। जो स्टेट सिस्टम है, जो एससीईआरटी कहते हैं, जिसे एससीईआरटी विभिन्न स्टेट बोर्ड होते हैं, वहां भी अब धीरे धीरे एनसीईआरटी एससीईआरटी के लिए रिप्लेस कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी जो 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया, ये 6 से 14 वर्ष है बेटा, 6 से 14 वर्ष, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से कक्षा 8, ठीक है, ये है, यानी कि 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी किस वर्ष पारित किया गया था, बता ही दिया 2009 और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 22 देखिए, आरटी 2009 की किस धारा के तहत सरकारी शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना मना है, देखिए अभी प्रश्न था और फिर से आ गया, तो ये जो इसका जो धारा है वो हमेशा ध्यान रखिए, ये है 28 नंबर, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाना मना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एनईपी 2020 किस पर केंद्रित है, तो रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, ठीक है, और योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर। देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर आने से बस थोड़ा सा मामला अलग है, व्यापक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर और 360 डिग्री, तो सही आंसर 360 डिग्री है, क्योंकि हमें बच्चे का क्या करना है, सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास कब होगा, कब होगा, जब 300 डिग्री उसका प्रोग्रेस चेक करें, ठीक है, तो सही आंसर होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव इवैल्यूएशन या जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं होगा, बल्कि 300 डिग्री उसका सारे इवैल्यूएशन, ठीक है। 24 देखिए, शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए, अनुकूलन गलत, निष्क्रिय अनुकरण तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये निष्क्रिय है, प्रत्यक्ष निर्देश देना ये भी गलत है, तो सही आंसर है खोज और अन्वेषण, और सबसे ज्यादा बढ़ावा भी इस बात पे दिया है, ठीक है। एक तो सक्रिय भागीदारी पर बच्चे क्या करें, सक्रिय भागीदार बने उस शिक्षा में, और दूसरा किस बात पे जोर दिया है कि खोज और अन्वेषण, डिस्कवरी एंड इनोवेशन पर।
25 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसका रूप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा, जो कि आंगनवाड़ी के अंतर्गत आती है, कहीं कहीं इसे बालवाड़ी भी कहते हैं। तो बच्चे का जो एडमिशन होता है कक्षा 1 में वो होता है 6 साल पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले में जो बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे 3 से 6 साल, ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक होने तक जो एजुकेशन प्री प्राइमरी लेवल की होती है उसी को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, और ये आंगनवाड़ी केंद्रों में क्लासें चलती हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 देखिए, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है कि NEP 2020 में कितने स्तंभ हैं। तो NEP 2020 में ध्यान रखिए 5 स्तंभ हैं, जिन्हें मैं बता दे रहा हूं। नंबर 1 पहुंच, ठीक है, याद रख लीजिए, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरा समता, ठीक है, तीसरा स्तंभ है गुणवत्ता क्वालिटी, और चौथा स्तंभ है इसका वहनीयता। ठीक है, और 5वां स्तंभ है इसका जवाबदेही रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इनमें से कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कौन सा इनसे शामिल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ाना, परीक्षा के लिए पढ़ाना तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, निगेटिव कीवर्ड है ये, किसी भी तरीके का परीक्षा। स्मरण आधारित यानी याद कराना, ये भी निगेटिव है। अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ, सिर्फ अभ्यास और ड्रिल कराना हो सकता था। ठीक है, लेकिन इससे आउटपुट क्या मिल रहा है हमारे लिए, तो जो आउटपुट जब मिलेगा तो वो होगा वैचारिक समझ या वैज्ञानिक समझ। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। ठीक है, 28 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बिल्कुल सही है। लचीला भी हो, फ्लेक्सिबल, और बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल और गति आधारित एक अधिगम हो, सीखना हो, इसी पर बल देगी। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक, केवल आ गया तो इसलिए भी गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पे नहीं, बल्कि सर्वांगीण, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सभी विकास पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, मानकीकरण भी शब्द निगेटिव में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए ये गलत। तो बच्चों के स्मरण कौशल, वही वो हो गया, याद करने पर जोर देना, इसलिए ये गलत होगा। सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक है। ठीक है, शारीरिक शामिल नहीं है और आध्यात्मक शामिल। देखो, आध्यात्मक तो शामिल होगा ही नहीं। ठीक है, कोई धर्म किसी शिक्षा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो धर्म जहां अध्यात्म की बात आ जाएगी उस ऑप्शन को काट देंगे। जहां थोड़ा सा शारीरिक सिर्फ आ जाएगी वहां थोड़ा सा आप सोचेंगे, और जहां सिर्फ क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा सटीक आंसर तीसरा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया है। तो हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा, अंग्रेजी। तो सही आंसर है मातृभाषा। ठीक है, अब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत नहीं, बल्कि बच्चे को उसकी क्षेत्रीय भाषा में और मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। ये 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने फाइंड आउट किया था, एक तरीके से पिक करके आपके लिए रखा था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।